दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छोटी बहू। ये क्या छोटी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दिनेश की पढ़ाई शहर में अपने घर पर रखकर करवाने से इनकार कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? तुम चाची होके उसकी और उसके इतने से खर्चे नहीं उठा सकती, तो फिर तुम्हारे शहर में इतना कमाने का क्या फायदा? इतने पैसे पर क्या सांप बनकर बैठोगी जो बच्चों की पढ़ाई की दुश्मन बन गई? अम्मा मीनाक्षी को डांटते हुए बोली, अम्मा जी, मैंने कब उनकी पढ़ाई के लिए इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ उसे हॉस्टल भेजने के लिए कहा है। मीनाक्षी अपना पल्लो सही करते हुए बोली। वहीं पास में खड़ी उसकी जेठानी आरती भी अपना हाथ नचाते हुए बोली, अरे हम तो इन्हें अपना समझते थे, पर हमें क्या पता था कि ये तो हमें पराया समझते हैं। अरे मेरे बेटे के यहाँ जा करके इसके पास रहने से कौन सा उसकी आज़ादी में दखल पड़ जाता, तो उसे अपने पास रख के पढ़ाने से इनकार कर दिया। ऊपर से ये तक कह रही है कि उसे हॉस्टल में रख दो। बताओ, घर वालों के वहाँ होने का क्या फायदा? दिनेश के बाबू को पता चला तो वो बहुत नाराज हो रहे थे। उन्हें तो यहाँ तक कह दिया कि छोटी बहू ने किस मुंह से ये बात कह दी? क्या हम उसके कुछ भी नहीं लगते? आरती की बात सुन अम्मा गुस्से में तिल मिलाती हुए मीनाक्षी से बोली, देख छोटी बहू, तुम छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो। ज्यादा सिर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तेरी हरकत तो दोनों भाइयों के रिश्तों में खटास आ जाएगी। और तेरा कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम लोग? हम तो हमारे बेटे से बोल रहे हैं, और वैसे भी बड़े बेटे बहू दिनेश की कॉलेज की फीस देने को तैयार तो है। तुम्हें तो बस उसके खाने पीने का खर्चा करना है। एक इंसान के खाने पीने के खर्चे में क्या जाता है? अम्मा जी, सिर्फ खाने पीने की बात होती तो बात अलग थी। पिछले बार सुरेश को भी हमने रखा था, पर उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब ने तो सिर्फ कॉलेज की फीस ही दी थी, पर कोचिंग का खर्चा, कॉलेज तक जाने आने का खर्चा, कभी किसी किताब की जरूरत पड़ रही है तो कभी किसी चीज की, कभी कॉलेज के सेमिनार में बाहर जाना है तो कभी कुछ और। सब खर्चा हमने उठाए थे, और उस पर भी आए दिन कोई ना कोई गांव से उससे मिलने चला आता था, और आता भी तो अकेले नहीं आता, साथ में 3-4 लोग को लेकर ही आता। अब उनको सिर्फ खिलाना पिलाकर तो भेजेंगे नहीं, शहर में भी घुमाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब वापस गांव आते थे तो कुछ न कुछ विदाई देना भी जरूरी होता था, नहीं तो वो लोग यहाँ आकर आप लोगों से शिकायत लगा देते थे कि मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की, और आप फट से फोन खड़का देती कि हमारी नाक कट रही हो। कितना बजट बिगड़ गया था हमारा। ऊपर से ये भी ताने सुनने थे कि हमने सुरेश के घर के काम करवाए हैं, उसे मुफ्त में अपने घर में नहीं रखा। तो बताइए अम्मा जी, आप खुद का काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। मेरे बच्चे भी तो अपना काम खुद करते हैं, वो तो उससे छोटे हैं। मनीषा ने ये बात आरती की तरफ देखकर कही तो आरती ने अपना मुंह दूसरे तरफ कर लिया। यह देख करके मीनाक्षी अम्मा जी से बोली, देखिए अम्मा जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, इतने खर्चे हम तो नहीं उठा पाएंगे। मेरे बच्चे भी अब कॉलेज में आ चुके हैं, हमारी भी अपनी खर्चा है। आखिर नौकरी के अलावा दूसरा कोई कमाने का जरिया भी नहीं है हमारे पास।
मीनाक्षी के इतने लंबे चौड़े भाषण को सुन करके अम्मा चिढ़ती हुई बोली, अच्छा तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो, फिर भी हमेशा खर्चा ही रोना रोते हो। शहर में मौज मस्ती करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन परिवार का खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। माफ कीजिएगा अम्मा जी, दो दो लोग मिलकर कमाते हैं तो क्या हुआ, शहर में रहने के खर्चे भी होते हैं, वहाँ सामान मुफ्त में तो नहीं आता। अगर एक की कमाई से घर की किस्त और बच्चों की फीस जाती है तो दूसरी की कमाई से घर खर्चा चलता है। हमें तो हर चीज़ मोल खरीदनी पड़ती है, यहाँ तक कि पानी तक भी मुफ्त में नहीं है। मीनाक्षी ने कहा तो आरती चिढ़ते हुए बोली, अच्छा आज घर खर्चे की बात कर रही है तो हम भी बता दे कि हम भी कोई यहाँ मुफ्त में नहीं रहते, हम भी खर्चा करते हैं। ऊपर से तुम तो शहर जाकर बैठी हो, सारी रिश्तेदारी के अंदर लेन देन तो हमको ही करना पड़ता है। हाँ भाभी जी, लेन देन में सिर्फ लेना आपको करना पड़ता है, देना के मामले में तो बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ये बात तो मत ही बोलिए आप कि लेन देन हम अकेले करते हैं, कई प्रोग्राम में तो हम आते भी नहीं, लेकिन हमारी तरफ से शगुन वगैरह बराबर आ जाता है, क्योंकि उसका आधा खर्चा आप हमसे बराबर मांगती हो। मीनाक्षी आज बराबर जवाब दिए जा रही थी। यह देख करके आरती चिढ़ते हुए अंदर चली गई। वहाँ अम्मा जी भी मुंह फुलाकर बैठ गए, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। पिछली बार भी यही हुआ था, जब दिनेश का बड़ा भाई रमेश पढ़ने के लिए अपनी चाचा चाची के पास शहर में आया था। हालांकि वहाँ सिर्फ 1 साल ही रुका था, लेकिन बाद अचानक उसके बिजनेस करने की ठान ली, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दूसरे शहर चला गया। भैया जी ने तो कॉलेज की फीस देकर अपनी जिम्मेदारी की इतश्री यह कहकर कर ली कि कोचिंग का खर्चा तो चाचा भी उठा सकता है, आखिर इतना हक तो उस पर भी बनता है। पर उसकी कोचिंग की फीस, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पॉकेट मनी, सब खर्चा मीनाक्षी और रमन को ही उठाना पड़ता था। इसके अलावा कभी भी कोई कन्फ्रेंस होता तो कभी कोई कॉलेज का टूर जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई खर्चा। इस कारण मीनाक्षी के घर का बजट पूरी तरह से हिल गया, साथ ही उसकी नौकरी पर भी बन आ गई। ऊपर से हर महीने कोई ना कोई मिलने चला आता, कभी भैया मिलने आते तो कभी भाभी जी, पर अकेले कभी नहीं आते। कभी भाभी जी की बहन उसके मिलने के साथ में आती तो कभी उसके मामा मामी, और फिर 3-4 दिन रुक कर ही जाते। उस दौरान मीनाक्षी को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, क्योंकि उसकी मेहमान नवाजी के लिए तो उसे घर पर ही रुकना पड़ता। अब उन्हें शहर न घुमाए तो भाभी जी का मुंह बन जाता। मुंह पर कहने से भी गुरेज नहीं था, अरे तुम्हारे शहर में आए हैं तो थोड़ा घुमा कर भी ले जाओ, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे शहर की रौनक। इसलिए मीनाक्षी के साथ साथ रमन को भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। ऊपर से अगर विदा ढंग से नहीं दी तो उसकी बात तो और बन जाती। फिर अम्मा फोन करके 2-3 दिन तक जान खाती रहती, तुम हमारी नाक कटवा रही हो, शहर में जाकर क्या बैठी, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं रहा।
अरे इतना कमाते हो, थोड़ा बहुत किसी को भी दे दोगे तो कुछ कमी नहीं पड़ जाएगी तुम्हारे खजाने में। और तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से ले जाया करो। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, इतने से तो मैं ही तुमको दे दूंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुरेश ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बदनामी भी उन्हीं लोगों की हुई। गांव में सब तरह भाभी जी ने ये बात फैला दी कि सुरेश ने इसलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि चाची उसे घर का काम करवाती थी, इसलिए वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाया। अब जिंदगी में कुछ तो करना ही था, इसलिए व्यापार कर रहा है। सुनकर के मीनाक्षी को बहुत बुरा लगा था। उसी समय उसने ठान लिया था कि अगर अब भाभी जी ने अपने छोटे बेटे दिनेश के लिए कहा तो वो पलट कर जवाब दे देगी। और आज आखिर वही हुआ, उसने पलट कर इनकार कर दिया। तो बस इसी बात को सब ने पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद रमन और बड़े भैया घर पर आए, तब भी अम्मा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जब रमन ने इसके कारण पूछा तो अम्मा गुस्से में ही बोली, तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हो गई दिनेश को वहाँ रखकर पढ़ने से मना करने के लिए? आखिर तेरे ऊपर उसकी कैसे निर्णय ले लिया? अपनी पत्नी को थोड़ा दबा कर नहीं रख सकता? आज अपनी ससुरालियों के निर्णय के बीच में बोल रही है। तुम दोनों भाई के रिश्ते के बीच में खटास पैदा कर देगी। अम्मा की बात सुन करके रमन समझ गया कि आखिर क्या बात हुई होगी। तभी बड़े भैया भी बोले, रमन तुझे नहीं लगता कि तूने तेरी पत्नी को बहुत ज्यादा छूट दे रहा है? ने बड़ी ही विनम्रता से बड़े भैया से कहा, भैया जी मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। जब घर के खर्चे में वो बराबर मेरे साथ खड़ी है, मेरे घर को बनाने में वो मेरे साथ खड़ी है, तो उसके दबा कर रखने ये तो बेवकूफ़ी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फिर अम्मा की तरफ मुंह करके बोला, अम्मा मैं और मीनाक्षी घर कैसे चलाते हैं ये हमारा ही जानता है जी। हम कोई अमीर घराने के लोग तो हैं नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। क्या हमारे खर्चे नहीं होते? नौकर चाकर रखने की हमारी औकात नहीं है। हम और हमारे बच्चे मिलजुल कर घर का काम करते हैं। कल को हमने दिनेश को भी परिवार का सदस्य मानकर मिलजुल कर काम करने को कह दिया तो ये बदनामी हो जाएगी कि हम उससे काम करवा रहे हैं। और यदि कल को ये भी अपने बड़े भैया की तरह अगर निर्णय लेकर बैठ गया कि मुझे बिजनेस करना है, तो फिर गांव भर में हमारी बदनामी होती फिरेगी कि हमने उसे पढ़ने से रोक दिया और दोबारा हम बदनामी सिर पर नहीं लेंगे। मीनाक्षी गलत नहीं है, इसमें मैं भी उसके साथ हूँ। आपको दिनेश को पढ़ाना है तो हॉस्टल में डाल दो और अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ाओ। कहते हुए रमन ने हाथ जोड़ दिया। रमन से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसका कड़ा रुख देख करके अम्मा हैरान रह गई। आखिर रमन के आगे तो किसी की न चली और सब चुप रह गए। आखिर दिनेश ने हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। ये अलग बात थी कि रमन बीच बीच में उसे हॉस्टल जाकर संभाल आता था या वीकेंड पर कभी कभी वो अपने चाचा चाची के घर पर आ जाता था।